स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन को, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होगा और यहाँ पर चैप्टर 9th आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9th, जो कि हमारा उप सहसंयोजी रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से संबंधित है। तो चलिए और देखते हैं इसके क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संकुल लवणों की संरचना का जो प्रतिपादन है ये किसने किया? बर्ज़ेलियस, वर्नर, राउल्ट या फिर फेराडे ने। तो यहाँ पर जो संकुल लवणों से संबंधित उनकी संरचना का जो प्रतिपादन है वो किया है वर्नर ने। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहर लवण। यहाँ पर मोहर लवण जो है वो क्या है? एक द्विक लवण है, संकुल या फिर उदासीन लवण या अभिकर्मक। तो मोहर लवण जो होता है, मोहर साल्ट, इसे हम द्विक लवण भी, ये द्विक लवण भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी रूप से अस्तित्व होता है उन्हें हम रिक्त स्थान कहते हैं। तो देखिए ऐसे यौगिक जो होते हैं उन्हें हम या तो बोल सकते हैं कि ये संकुल यौगिक हैं, तो या तो हम संकुल यौगिक कह दें उनको, संकुल यौगिक, ठीक है। और या फिर हम उनको क्या है कि उपसंयोजी यौगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि संकुल यौगिक ही उपसंयोजी यौगिक है। तो यहाँ पर उपसंयोजी यौगिक भी आप लिख सकते हैं, उपसंयोजी, ठीक है, उपसंयोजी यौगिक भी हम कह सकते हैं। आगे है हीमोग्लोबिन आयरन का एक कैसे यौगिक होगा? तो हीमोग्लोबिन आपने कल वाले वीडियो में भी देखा होगा कि उसमें हीमोग्लोबिन संबंधित एक प्रश्न आया था रक्त कोशिकाओं में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन का कैसे यौगिक है? एक आयरन का संकुल यौगिक है ना, ये संकुल यौगिक है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन हमारी लाल रक्त कणिकाओं के अंदर मौजूद होता है हीम प्रोटीन के रूप में, और ये एक संकुल यौगिक है, बिल्कुल उसी प्रकार से मैग्नीशियम एक तत्व है जो क्लोरोफिल के अंदर भी होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल है और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बनता है इस टाइप से भी। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्यामितीय समावयवता रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान संकुलों दोनों में पाई जाती है। तो ज्यामिति जो समावयवता होती है ये चतुष्फल की और अष्टफल की। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा चतुष्फल की, चतुष्फल की और अष्टफल की। यहाँ पर हम लिखेंगे अष्टफल की, ये हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डाई एथिल जिंक एक यौगिक है। तो देखिए डाई एथिल जिंक जो है ये किस प्रकार का यौगिक है? तो ये एक कार्ब धात्विक यौगिक होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा कार्ब धात्विक यौगिक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्फुटन रोधी कार्ब धात्विक यौगिक का सूत्र है। तो देखिए इसका जो सूत्र है और नाम है दोनों ही को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कभी सूत्र पूछे तो कभी नाम पूछ लिया जाता है। C2H5 टेट्रा और लेड, ठीक है। अब इसका जो नाम होता है हम बोलते हैं इसको टेट्रा एथिल लेड। तो या तो आप ऐसा नाम लिख दें, नाम पूछे तो आप नाम ऐसा बता दें, टेट्रा एथिल, चलिए इसमें लगाना है ये टेट्रा एथिल लेड। ये EDTA रक्त स्थान लिगेंड है। तो EDTA किस प्रकार का लिगेंड है? तो ये हेक्सादंतुर लिगेंड है, यानी कि या तो आप हेक्सादंतुर लिखें या फिर षटदंतुर भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, षटदंतुर, ठीक है, षटदंतुर लिगेंड होगा ये। या फिर हम क्या लिख देंगे, हेक्सादंतुर। तो देखिए हेक्सा का मतलब भी 6 होता है और षट का मतलब भी 6 होता है। तो हेक्सादंतुर या फिर आप लिख सकते हैं षटदंतुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक संकुल यौगिक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है ये किस प्रकार का संकुल यौगिक होगा? तो ये कार्ब धात्विक होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कार्ब धात्विक। चलिए अगला है यहाँ पर, सत्य सत्य के रूप में है, एथिलीन डाई एमिन द्विक लवण है। तो गलत है, ये द्विक लवण नहीं होता है, लिगेंड होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फेरोसिन की संरचना सैंडविच संरचना कहलाती है। तो ये सही होगा, कहलाती है। और
ध्यान रखिएगा, फेरोसिन के साथ साथ एक और नाम आता है जिसे हम बोलते हैं डाइबेंजीन क्रोमियम, ये भी आता है। डाइबेंजीन क्रोमियम की संरचना भी सैंडविच के जैसी होती है, तो दोनों के लिए है, ये ध्यान रखना आपको। अगला है यहाँ पर टेट्रा कार्बोनिल निकलेट, निकल में निकल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, इसका नाम जो होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल होगा। में निकल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, तो ये सही है इसके अंदर, क्योंकि ये एक उदासीन लिगेंड है और यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण संख्या जो है ये 0 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीलेट संलग्नी अधिक स्थायी संकुल बनाता है, तो बिल्कुल सही होगा, राइट उत्तर होगा, क्योंकि जब संलग्नी या लिगेंड जो होते हैं ये संकुल को और अधिक स्थायी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन कार्बोनिल का एक यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन कार्बोनिल का एक यौगिक नहीं है, ये गलत है, आयरन का यौगिक है ना, यहाँ पर कार्बोनिल लिखा है। अब देखिए ये कार्बोनिल का नहीं होगा। अब कार्बोनिल या कोबाल्ट, दो चीज़ें एक जैसी हमें देखने को मिलती है, तो देखिए कार्बोनिल जो होता है जब OC के बराबर लिखा जाए तो वो चीज़ हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कार्बोनिल बोलेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आयुष्य नाम को पढ़ते हैं ना तो उसमें भी ये चीज़ आ जाती है, कहीं पर कोबाल्ट होता है और कहीं पर कार्बोनिल होता है, तो कोबाल्ट जो होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा O को उसमें हम छोटा लिखेंगे C की अपेक्षा, है ना। तो ये जो होगा ये कोबाल्ट पढ़ा जाएगा और ये कार्बोनिल पढ़ा जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या होता है कि एक जैसे ही नाम होते हैं, जैसे कि COCO, ठीक है, पर पढ़ने में हमें ये गलती नहीं करना है ना। तो कहाँ पे कार्बोनिल बोलना है और कहाँ पर कोबाल्ट बोलना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर उस कार्बोधात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अपस्फुटन रोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए अपस्फुटन रोधी के रूप में जो उपयोग किया जाता है उस कार्बोधात्विक का नाम, तो उसका नाम होता है TEL, शॉर्ट नाम बता रहा हूं मैं, TEL। अब देखिए TEL जो होता है इसे हम टेट्रा एथिल लेड भी बोलते हैं, तो आप चाहे तो फिर वही गलती हो रही है, टेट्रा एथिल लेड, ये भी इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसंयोजी बंध बनाते हैं वे लिगेंड कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लिगेंड या संलग्नी। देखिए संलग्नी और लिगेंड एक ही बात है, संलग्नी का मतलब भी वही है और लिगेंड का मतलब भी वही है, सॉरी, संलग्नी और लिगेंड। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, क्या कार्बोधात्विक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं? नहीं, गलत होगा, क्योंकि ये प्रकृति में पाए नहीं जाते हैं, इन्हें संश्लेषित किया जाता है, इन्हें बनाया जाता है, तो ये प्रयोगशाला में संश्लेषित होते हैं, बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रकार के संकुल आयुपेशी नामकरण में एट लगाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो समझ लीजिएगा पहले, ऋणायनिक जो संकुल होते हैं उनके नाम के अंत में हम एट लगाते हैं, है ना, ऋणायनिक संकुलों के, ठीक है। अब ऋणायनिक संकुल क्या होते हैं तो अगले क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर एक संकुल दे रखा है, तो ये जो संकुल है यहाँ पर इसके इस साइड में आप देख रहे हैं इसमें आयन लगे हैं, तो ये एक ऋणायनिक संकुल है। और मान लीजिए कि आयन नहीं भी लगा हो और यदि इसी संकुल के आगे कुछ लिखा हो, जैसे मान ली जाए कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख कर बता देता हूँ, जैसे कि ये Fe और ये CN6, ठीक है। अब यदि यहाँ इसके आगे जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम लिख दिया, K4 लिख दिया, K2 लिख दिया, कुछ भी यहाँ पर आगे लिखा है तो भी आपका ये संकुल होगा ऋणायनिक। और यदि यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखा है, पीछे कुछ लिखा होगा, तो उस स्थिति में आपका जो संकुल क्षेत्र होगा ये इतना इतना, ये धनायनिक बन जाएगा, ठीक है। और जब आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, तो फिर वो उदासीन होगा। पर यदि उस पर आयन लगा दिए गए हैं तो फिर वो ऋणायनिक, धनायनिक बोल सकेंगे उसको। तो जैसे यहाँ पर इस पर आयन लगे हैं तो ये ऋणायनिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
उसकी पहचान करेंगे। अब देखिए इसका जो नामकरण होगा, तो नामकरण हम कैसे करेंगे? तो नामकरण के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें पहचानना है कि जो संकुल है वो धनायनिक है, ऋणायनिक है या उदासीन है। तो देखिए यहाँ पर संकुल कैसा है? ऋणायनिक के रूप में। तो इसका जो नाम होगा वो क्या बनेगा? हेक्सासाइनोफेरेट और थर्ड आयन। तो देखिए यहाँ पर हेक्सासाइनोफेरेट जो है वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पे जरूर देख पा रहे हैं आप चौथे नंबर पर इसमें भी एक त्रुटि यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर आयन शब्द और लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर आयन लगा है तो यहाँ पर आयन लिखा जाएगा। तो इसका जो सही नाम होगा वो होगा हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड और आयन, ये नाम रहेगा, है ना। ये चीज इसमें छूटी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे। अब देखिए मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर सिर्फ ये FeCN6 और यहाँ पर यदि कुछ इस साइड में लिखा होता है, चलिए मैं Cl3 हो, किसी भी रूप में मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, ये है, तो अब इसका नाम जो है क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो आयरन हो जाएगा। अब हम Fe को क्या बोलेंगे? आयरन। और इसमें क्या बोला गया है? फेरेट। तो एट लगता है ऋणायनिक संकुलों के नाम के अंत में, जो धातु होगी उसके नाम के अंत में एट शब्द लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये यदि धनायनिक स्थिति में होगा तो हम इसको सिर्फ आयरन बोलते हैं, और ऋणायनिक स्थिति में है तो इसे फेरेट बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर FeCO3 संकुल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर इसमें ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी इसकी शून्य होगी, ये शून्य होगी, ठीक है, क्योंकि संकुल हमारा उदासीन है और जो CO कार्बोनिल है ये भी उदासीन है। चलिए अगला है, अगला यहाँ पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सूत्र है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो सूत्र होगा वो कौन सा यहाँ पर होगा? तो हमारा जो उत्तर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकेंड, जिसमें Na2FeCN5NO ये सेकेंड नंबर वाला हमारा उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन कार्बोधात्विक यौगिक नहीं है? तो चार विकल्प हैं, जैसे RMCX, C2H5ONA और CH3 टेट्राएसिन। तो इनमें जो कार्बोधात्विक यौगिक नहीं है उसे हमें देखना है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जो कि सोडियम एथॉक्साइड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड उत्तर बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सही जोड़ी का मिलान करना है, और सही जोड़ी जो थोड़ी सी फिर ब्लर है, क्योंकि जितने भी सही जोड़ी आपने देखी है केमिस्ट्री के पेपर में सभी इसी टाइप की यहाँ पर दी गई है ना। थोड़ा सा समझना देखना परेशानी आती है इसमें देखने में। चलिए मैं बोल रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा प्राथमिक संयोजकता, तो प्राथमिक संयोजकता आयनित हो सकती है, आयनिक संयोजकता भी से भी इसको जोड़ा जाता है। तो प्राथमिक संयोजकता को हम मिलान कर देंगे आयनिक संयोजकता से। दूसरा यहाँ पर है जाइसे लवण, तो जाइसे लवण के लिए ये सूत्र होगा जो यहाँ पर लिखा है ना। और ये जो सूत्र है ये KPtCl3 और ईटा और C2H4 ब्रैकेट के अंदर। अगला है संलग्नी। अब देखिए संलग्नी जो है वो लिगेंड को भी कहते हैं, क्योंकि लिगेंड संलग्नी है, परंतु यहाँ पर हमें और भी थोड़ी समस्या होगी। जैसे हम संलग्नी को लिगेंड से मिला देंगे तो अभी से छोड़ देते हैं, बाद में मिलाएंगे। अब अगले पे चलते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि आयरन का संकुल जो है, आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का संकुल है, उसी प्रकार से मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का संकुल है। फिर EDTA, तो EDTA जो है इसके लिए इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर EDTA जो है इसको हम मिला देते हैं लिगेंड से। अब देखिए लिगेंड से क्यों मिला रहे हैं, ये EDTA एक हेक्सादंतुर लिगेंड है। और संलग्नी, तो संलग्नी भी यहाँ पर H2, ये भी एक प्रकार का लिगेंड है, उदासीन लिगेंड, एक दंतुर उदासीन लिगेंड है H2O, ठीक है। तो देखिए संलग्नी और लिगेंड दो शब्द हैं पर हैं एक ही। अब एक इधर है एक इधर है, तो यहाँ पर EDTA भी आपका लिगेंड हो रहा है, संलग्नी भी H2O यानी कि ये भी लिगेंड है। और अगला यहाँ पर जो है TiS2O
और कुछ संख्या लिखी है यहाँ पर 3, 6 कुछ ऐसा, तो ये होगा पीला नीला, यानी कि एक कलर यहाँ पर दिखाएगा। अब ये पीला नीला क्या है, तो ये जो यौगिक होता है संकुल यौगिक, ये जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें से पीले नीले रंग को अवशोषित करता है और उसके संपूरक कलर को प्रेक्षित करता है बैंगनी रंग को। तो ये वैसे बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो अवशोषित होने वाला रंग है वो यहाँ पर दे रखा है पीला नीला। चलिए, तो इस प्रकार से हम इसको मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वही टेट्रा कार्बोनिल निकल में जो निकल की ऑक्सीडेंट संख्या 0 होती है, तो ये सत्य के रूप में है, तो बिल्कुल सही है। फिर अगला है यहाँ पर Fe हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन में आयरन की ऑक्सीडेंट संख्या लिखिए, तो इसमें आयरन की ऑक्सीडेंट संख्या जो होगी वो हो जाएगी +3, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें इसकी ऑक्सीडेंट संख्या दिखाना है, तो यहाँ पर भी +3 होगा क्योंकि वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। और अगला यहाँ पर है जो 2 प्रकार के यौगिक दे रखे हैं यहाँ पर, ये और ये, अब दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे इसमें यहाँ Br है, इसमें यहाँ SO4 है और इसमें अंदर SO4 है, इसमें अंदर Br है ना। और इनमें पूछी गई है कि ये किस प्रकार के समावयवी हैं, तो ये इनमें जो समावयवता होगी वो समावयवता होगी आयनन समावयवता, तो हम इसे कहेंगे आयनन समावयवता। ये आयनन समावयवी होंगे और इस प्रकार की समावयवता जो होती है वो आयनन समावयवता कहलाती है। जैसे हम जल में इनको घोलेंगे तो ये 2 अलग अलग प्रकार के आयन इसमें उत्पन्न करेंगे, SO4 सल्फेट आयन और ये ब्रोमाइड आयन, है ना। और बाकी सब कुछ इनमें एक जैसे ही है, तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के जो प्रश्न थे हमारे समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।